हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं भूगोल, सार संग्रह का भूगोल। ठीक है, ये भूगोल जो है सार संग्रह का अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी की पॉइंट है, मेन पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट करके दिया हुआ है, कलर बुक है, आपको बहुत ही पढ़ने में सुविधा होगा और हम चाहेंगे कि सुविधा प्रदान भी करें। ठीक है, इससे पहले एक मोटिवेशन सुन लेते हैं। दिमाग में दो तरह की बातें दौड़ती है। दिमाग में क्या होती है? दो तरह की बातें दौड़ती है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। किस तरह के? कौन कौन? एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दो वही काम करता है। ठीक है, निगेटिव काम करेगा तो निगेटिव बात इधर उधर का बिना मतलब के। आप पॉजिटिव अगर सोचते हो तो अपना आगे का सक्सेस पाओगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल क्या है? भारत का भूगोल यानी इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सामान्य परिचय क्या है? सामान्य परिचय, ए जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत पूरा अथी में कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के मध्य में, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन? भारत। कौन स्थित है? भारत। ठीक है, अब है भारत को थोड़ा सा मैप देख लीजिए कैसे क्या है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। क्या हो गया? पश्चिम। ये ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब, पूरब वाले दिशा को क्या बोलते हैं? किबिथु। क्या बोलते हैं? किबिथु। और पश्चिम वाले दिशा क्या बोलते हैं? गौरमोता। पश्चिम वाले दिशा क्या बोलते हैं? गौरमोता। आगे पूरा डिटेल से बताएंगे, ये थोड़ा सा मैप से थ्रू जान लीजिए। पूर्व वालों को किबिथु, पश्चिम वालों को गौरमोता, उत्तर वाले को इंदिराकौल। इंदिराकौल, इंदिरा को बुलाओ ऊपर से, इंदिरा गांधी को बुलाओ ऊपर से। किसको बुलाओ? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिराकौल, इंदिराकौल उत्तरतम बिंदु बोलते हैं, उत्तरतम बिंदु जो कि लद्दाख में है। ठीक है, इंदिराकौल। दक्षिण, दक्षिण को क्या बोलते हैं? अगर दक्षिण का कहा जाए इंदिरा पॉइंट होगा। दक्षिण क्या कहा जाए? दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अगर वहीं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु करने कहा जाए तो कन्याकुमारी केप कमोरिन। कन्याकुमारी केप, यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो कौन है? कन्याकुमारी केप कमोरिन है। ठीक है, अब आते हैं, चलिए फिर से देखते हैं पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम, पूरब जो है कितना डिग्री पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्व जो दिशा है, पूर्व कितना डिग्री पे है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर। अब आते हैं पूरब पश्चिम। पश्चिम जो है कितना है? 68 डिग्री 60 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 60 मिनट। पूरब में कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, पूरब पश्चिम। अब आते हैं उत्तर। उत्तर में कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तर वाले भाग कितना में है? कितना डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पे उत्तर हो गया। तो दक्षिण देखते हैं। दक्षिण जो है 8 डिग्री, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पे है। 8 डिग्री 4 मिनट पे दक्षिण है। पूरब कितना पे है? 97 डिग्री 25 मिनट पे है। पूरब कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। पश्चिम कितना है? 68 डिग्री 60 मिनट। 68 डिग्री 60 मिनट। उत्तर कितना है? ऊपर, उत्तर माने ऊपर, ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिण कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। दक्षिण कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब आते हैं, फिर से आते हैं पूरब से पश्चिम। किधर से किधर आते हैं? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? 2900 कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर।
वही है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? सॉरी, कितनी है? उत्तर से दक्षिण कितना है? 3200 कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ऊपर से नीचे कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। पूरब से पश्चिम कितना? 2933 है। पूरब से पश्चिम कितना? 2933। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 है। कितना है? 3214 किलोमीटर। यानी पूरब पश्चिम विस्तार कितना? 2933। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3234। सॉरी, पूरब से पश्चिम कितना? 2933। आप पूरब उत्तर से दक्षिण कितना है? 3234 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इसमें क्या देखा जाए। चलिए इसी में देख लेते हैं सीमा। कौन कितना सीमा सटा हुआ है भारत से, कितना सीमा साझा करता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब है भारत और चीन। भारत जो है, भारत चीन से कितना सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। कितना करता है? 3488 किलोमीटर चीन साझा करता है। चीन कितना सीमा साझा करता है? चीन कितना करता है? 3488 किलोमीटर। चीन कितना करता है? 3488 किलोमीटर। नेपाल भारत से कितना सीमा साझा करता है? 1751, यानी 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर कौन करता है? नेपाल। कौन करता है? नेपाल। 1751 किलोमीटर। अब है बगल में आता है भूटान। कौन आता है? भूटान। भूटान कितना सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। भूटान कितना सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। कौन करता है 699? भूटान। भूटान कौन करता है सीमा साझा? भूटान। भूटान के बाद आते हैं म्यांमार। कौन आते हैं? म्यांमार। म्यांमार जो है कितना सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। कितना करता है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर कितना साझा करता है? म्यांमार। पाकिस्तान कितना करता है? 1751। याद करिए, 1751, 1751, 1751 यानी 1751। भारत जो चीन से भारत जो है चीन से साझा कितना सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। कितना करता है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं, अब हो गया बांग्लादेश के बारे में आते हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है अपने इंडिया से बांग्लादेश, जो कि कितना करता है? 4096 किलोमीटर। कौन करता है? 4096 किलोमीटर कौन सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। क्योंकि जो बांग्लादेश है इंडिया से ही कट के बना था। जब पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना, तो समझिए मैंने इंडिया का ही भाग था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। कितना करता है? 4096 या 97 किलोमीटर के आसपास देता है। 4096.6 इसे 7 देता है। 4096.7 कोई बुक में देता है, तो किसी 97 भी लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब है भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना साझा करता है? 3323 किलोमीटर। कितना करता है? 3323 किलोमीटर। जो पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। चीन कितना? 3488 किलोमीटर। इससे लगभग 200 किलोमीटर कम सीमा साझा करता है पाकिस्तान। लगभग कितना करता है? ज़्यादा ही करता है, 200 करता है। तो मतलब चीन से करना मतलब बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि ससुराल जब चाहे तब सेना बेच के थी करने लगता है इधर उधर चीन। लेकिन पाकिस्तान के तो हम लोग भाई कमज़ोर है तो दबाइले रहते हैं। कितना है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं वन लाइनर, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 7वां। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से
डिस्ट्रीब्यूशन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। कौन है? 7वां स्थान है। कौन स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कितना है? पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। उत्तर से दक्षिण 3214। पूर्व से पश्चिम 2933। पूर्व से पश्चिम 2933। आप याद करते भी चलिए, ठीक है? आप भी थोड़ा सा मन में बोलते चलिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, कोई भी एग्जाम हो, कभी ना कभी आपको दिखिए जाएगा ये क्वेश्चन। ये सब की पॉइंट होता है ना, वही है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। लगभग 2.5 के पास है, लेकिन 2.5 नहीं है, ठीक है? 2.4% है। 2.5 याद करने का ट्रिक है कि 2.5 के आसपास है, तो 2.5 के आसपास मतलब 2.4%। भारत का आंतरिक अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? कितना है? अक्षांशीय, क्या बोलते हैं? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी भारत का उत्तरी अक्षांश, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश के मध्य होता है, ठीक है? अब देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति को। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। देशांतर यानी लैटिट्यूड, लेटा हुआ क्या निर्धारित करती है? लैटिट्यूड यानी समय और अवस्थिति को निर्धारित करती है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति यानी कौन सा स्थिति, कैसी है स्थिति, ठीक है? कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। इसको याद करने के लिए क्या है? मित्र पर गमछा झार। लोग कहता है मित्र पर गमछा झार, ठीक? लेकिन सीक्वेंस से नहीं होगा, लेकिन ये आपको पड़ जाएगा। मी से मिजोरम, ठीक है? त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है? र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से MP मध्य प्रदेश, ठीक है? झ से झारखंड, झ से झारखंड, सॉरी झा नहीं होगा, ये छ होगा, गमछा होता है, झा लिख दिए, गमछा यानी छा से छत्तीसगढ़, ठीक है? झ से झारखंड, ठीक है? र छोड़ दीजिए, हो नहीं गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है? डन, ऐसा ही याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे वही है जो हम बताए हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि एक सीक्वेंस पे रखा हुआ है। देखिए एक सीक्वेंस से करते हैं, यानी स्टार्ट कहाँ से होता है? गुजरात से। कहाँ से होता है? गुजरात। कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात। उसके बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश कहाँ पड़ेगा? राजस्थान पड़ेगा। कौन पड़ेगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद पड़ेगा मध्य प्रदेश। कौन पड़ेगा? मध्य प्रदेश यानी एमपी। उसके बाद पड़ेगा छत्तीसगढ़। कौन पड़ेगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ेगा, छत्तीसगढ़ को पड़ेगा झारखंड। कौन पड़ता है? झारखंड। झारखंड के बाद कौन पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। कौन पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन पड़ेगा? त्रिपुरा। कौन पड़ेगा? त्रिपुरा। और लास्ट में पड़ता है कौन? मिजोरम, जो कि यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस अगर याद है तो मैप के थ्रू अगर याद है तो क्या है, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। लेकिन अगर सूत्र फॉर्मूला क्या बोलते हैं, मित्र पर कमचा जार भी याद है तब भी आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। यानी भारत को लगभग 2 बराबर, कितने बराबर में? 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश यानी लैटिट्यूड, कौन है? लैटिट्यूड यानी अक्षांश विभाजित करता है। कौन है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कौन करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन होता है? गौरमोता, गुहारमोती तथा पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे। यानी भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौरमोता। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गौरमोता, जिसे गुहरमोता बोलते हैं। तथा पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथी, अरुणाचल प्रदेश। दोनों के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? कितने घंटे का अंतर होता है दोनों के मध्य में? यानी ए छोर से ए छोर तक कितना का अंतर होगा? 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटे का अंतर होता है। अब भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज, नैनी के निकट से। यानी भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, कितना डिग्री? 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? प्रयागराज। किससे गुजरती है? प्रयागराज के नैनी के निकट मिर्जापुर से। प्रयागराज के नैनी के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। अब भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। यानी भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में और ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर पर मध्या है तो 120 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 घंटा अपराह्न होगा। कितना घंटा? 2.5 घंटा अपराह्न होगा। यानी भारतीय मानक यामयोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्या है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2.5 क्या होगा? अपराह्न होगा। क्या होगा? 2.5 बजे अपराह्न होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। यानी भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार पर स्थित है।
अब भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों, कितने राज्यों से? 4 राज्यों का स्पर्श करती है। कौन है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। यानी भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से? 4 राज्यों से स्पर्श करती है। सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। कौन जिला? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। यानी देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमाएं 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगती है। देश का एकमात्र जिला जो सोनभद्र है। कौन? सोनभद्र। सोने की चिड़िया सोनभद्र। सोनभद्र जिसकी सीमाएं कितने राज्यों से? 4 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? बिहार हो गया। कौन है? बिहार। झारखंड। कौन है? झारखंड। मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, से लगती है। यानी सोनभद्र जिला जिसकी कितने सीमाएं से? 4। बिहार, झारखंड। कौन है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोनभद्र है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 4 जिलों को टच करती है। चारों जिलों से फायदा लेता होगा। पता चले यहाँ पे बिहार में क्या है? दारू बंद है, सोनभद्र से ला दो बिहार में दारू। समझो कि यहाँ पे सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र में कुछ ऐसा सामान है जिसको झारखंड को चाहिए तो यहाँ पे ला दो, ठीक। और वहीं कहीं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को भी अगर कोई ज़रूरत है, ठीक है, तभी यहाँ पे भी ला दो क्या कोई सामान। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ चीज़ बैन है और जहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है, यूपी में बैन है, तो क्या करें, यहाँ से यूपी पहुँचा दो। चारों दिशा क्या है, चारों जिला एक दूसरे से कांटेक्ट होते रहेगा, ठीक है। चारों जिला करें, चारों स्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर। कितना का होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य की कितनी डिग्री का अंतर होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना डिग्री? आधा। 30 डिग्री आधा। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, यानी भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, कितने राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, कौन है? यूपी, उसके बाद एमपी, कौन है? एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद उड़ीसा, कौन है? ओडिशा। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितने मानक, कितने से? यूपी एमपी, यूपी एमपी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इतने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटा, यहीं से होकर गुजरती है। चलिए, ये दिखा रहा है हमारा इंडिया, यही तो है हमारा इंडिया। 28 राज्य, 28 राज्य के अंदर में जो भी है 28 राज्य के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको पूरा दिख जाएगा, सबके राज्य और राजधानी के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप सुन लीजिए, सिर्फ चाहे जूम कर देते, रुकिए। दिया हुआ है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का विलय संसद ने लोकसभा में कितना? संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के मध्य से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया, ठीक है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है और इसकी राजधानी कहाँ है?
दमन है, और इसकी राजधानी कहाँ है? दमन है। ठीक है, यानी दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का राजधानी कहाँ हो गई है? केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर और नगर हवेली। कौन है? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी कहाँ हो गया है? कहाँ राजधानी हो गया है? दमन। कहाँ हो गया है? दमन, दमन, दमन। ठीक है, जैसे याद कर ले आप। चलिए देखते हैं, देश की चतुर्दर्शी अंतिम सीमा बिंदु, देश की चतुर्दर्शी अंतिम सीमा बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। अब हम मैंने याद कराया, अब बताते चलिए। दक्षिणतम बिंदु पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे वाले भाग को। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। देखिए दक्षिणतम का है तो नीचे ऊपर इंद्र है, लेकिन नीचे है पॉइंट, ऊपर है कॉल। नीचे है पॉइंट, ऊपर है कॉल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दक्षिणतम पॉइंट कौन है? ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। अब है उत्तरतम बिंदु, ऊपर, उत्तर, इंदिरा कॉल, इंदिरा को कॉल करो, इंदिरा को कॉल करो। पश्चिमतम में पूरब, सॉरी, इंदिरा को कॉल करो। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा को कॉल करो, कहाँ है? लद्दाख में। अब है पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, ये दिशा पश्चिम वाला। ठीक है, पश्चिम वाला जो है, पश्चिम वाला कौन हो जाएगा? पूरा गौरमोता। कौन हो जाएगा? गौरमोता या गुहार मोती। गौरमोता या गुहार मोती कहाँ? गुजरात। गौरमोता या गुहार मोती, गुजरात। पूरब, पूरब, पूरब की बीथू, पूरब में कौन है? पूरब की बीथू, की वाई की बीथू, की बीथू अरुणाचल प्रदेश, की बीथू अरुणाचल प्रदेश। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से तमिलनाडु, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि अगर कह दे दक्षिणतम बिंदु का मुख्य भूमि तो कौन होगा? कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। अब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? काराकोरम से लद्दाख, लद्दाख से जास्कर, जास्कर से पीर पंजाल, पीर पंजाल से धौलाधर और धौलाधर से शिवालिक। यानी हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण। यानी सबसे ऊपर कौन है? काराकोरम। कौन है? काराकोरम। कौन है? काराकोरम। काराकोरम के बाद कौन है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद कौन है? जास्कर। कौन है? जास्कर श्रेणियाँ, जास्कर पर्वत, जास्कर, जास्कर है। जास्कर के बाद कौन है? जास्कर पीर पंजाल। कौन है? पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल के बाद कौन होगा? पीर पंजाल के बाद कौन है? पीर पंजाल के बाद धौलाधर। कौन है? धौलाधर, धौलाधर। धौलाधर के बाद कौन है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक है। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। यानी काराकोरम वो सबसे ऊपर में, काराकोरम यानी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ सबसे ऊपर में कौन है? काराकोरम। कौन है? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, लद्दाख के बाद जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया। अब आते हैं पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। ऐसे याद करते चलिए। ठीक है, याद हो जाएगा। अब किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध यानी समुद्री पारीय क्षेत्र सहित है? कौन है? फ्रांस।
कौन है? फ्रांस। यानी किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्रीय पारीय क्षेत्र, समुद्र पारीय क्षेत्र है, किसके पास है? फ्रांस के पास है। सबसे ज़्यादा समुद्री क्षेत्र किसके पास? पारीय क्षेत्र है फ्रांस के पास। किसके है? फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस। पारीय क्षेत्र का ना, यानी समय कटिबंध किसके पास है? फ्रांस के पास है। ठीक है। यानी भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। यानी भारतीय मानक समय रेखा है कर्क रेखा, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और छत्तीसगढ़, कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। ठीक है। अब देखते हैं हम भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई लगभग कितना है। यानी भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है? 7800 कितना है? कितना है? 7871 है। कितना है? यानी भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना? 7871 किलोमीटर, 7871 किलोमीटर। यानी मुख्य भूमि का तटीय लंबाई, मुख्य भूमि का तटीय लंबाई क्या है? तो कितना है? 7871 किलोमीटर, 7871 किलोमीटर। अब है म्यांमार। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा रेखा भारतीय राज्य को किस स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप कमेंट में बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन लिख के भेजता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको बताना है, पता चले कि हाँ आपने देखा है कि नहीं देखा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 7 राज्यों को। यानी असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टच करती है? 7 राज्यों को। यानी असम कौन है? असम की सीमा जो है कुल कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों। कितने राज्यों? 7 राज्यों को स्पर्श करती है। 7 राज्यों को स्पर्श करती है। अब है रॉस द्वीप। क्या है? रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है? क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी रॉस द्वीप कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप कहा जाए तो बोस शहीद द्वीप। यानी नील द्वीप कहा जाए तो शहीद द्वीप, नील द्वीप कहा जाए तो शहीद द्वीप, नील द्वीप कहा जाए तो शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप क्या था? स्वराज द्वीप कहा जाता है। यानी हैवलॉक द्वीप को क्या कहा जाता है? स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप को क्या कहा जाता है? अब स्वराज द्वीप, स्वराज देशीय। कौन है? हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाता है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जो भी एग्जाम देखिएगा उसमें 5 साल के अंदर उठा के देखिए, पता ये पूछा हुआ था। पाक जल डमरू मध्य। क्या है? पाक जल डमरू मध्य से पुका हुआ है। क्या है? पाक जल डमरू मध्य। यानी भारत और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? पाक जल संधि। कौन है? पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की ओर सीमा से घिरा हुआ है? कौन है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। यानी भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। अब है भारत के महत्वपूर्ण चैनल। क्या है? भारत के महत्वपूर्ण चैनल के बारे में जानते हैं। 9 डिग्री चैनल,
कौन है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य होता है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल कौन है? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। कौन डिग्री? 8 डिग्री चैनल किसके किसके? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल किसके? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट क्या है? पाक स्टेट जलडमरू मध्य, पाक स्टेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक स्टेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक क्या है? माहिम क्रीक निवेशिका, माहिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई है। एक पतली सी निवेशिका कहाँ? मुंबई में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंबात की खाड़ी क्या है? खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का यानी खंबात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात, नर्मदा, ताप्ती और का मुहाना है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ठीक है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालदीव तट के मध्य है। लक्षद्वीप और मालदीव तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर क्या है? लक्षद्वीप सागर कहाँ कहाँ है? लक्षद्वीप और मालदीव मालाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य कौन? लक्षद्वीप। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन? मन्नार की खाड़ी। कोको स्टेट जलडमरू मध्य, कोको स्टेट जलडमरू मध्य कोको द्वीप पर कहाँ स्थित है? कोको द्वीप म्यांमार में। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है, और उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको द्वीप म्यांमार में। ठीक है। डंकन पास क्या है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है, यानी कोको डंकन पास। डंकन पास क्या है? डंकन पास दक्षिणी अंडमान क्या है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन? डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है डंकन पास। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन? डंकन पास। कौन है? डंकन पास। ठीक है। अब है 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल जो है बहुत बार पूछा हुआ है। 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ये तीनों आपको हर हालत में याद होना चाहिए। 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री कि किसके किसके बीच में है। 10 डिग्री चैनल किस में है? अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। इतना ही 10 डिग्री अंडमान निकोबार के मध्य है। ठीक है। अंडमान निकोबार के मध्य कौन है? 10 डिग्री। अंडमान निकोबार के मध्य कौन है? 10 डिग्री। अंडमान निकोबार के मध्य कौन है? 10 डिग्री। अब है 9 डिग्री, फिर से बताइए 9 डिग्री किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री किसके किसके बीच है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन है? 9 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन है? 9 डिग्री। 8 डिग्री आते हैं, 8 डिग्री डबल शून्य मिला के 8 बनता है, तो वही है मालदीव और मिनिकॉय। मामी जिसे बोलते हैं, 8 डिग्री को क्या बोल दो? मामी। क्या बोल दो? मामी। 8 डिग्री क्या है? मालदीव और मिनिकॉय, मामी। इसमें ले लो माँ, इसमें ले लो मी, क्या हो गया? मामी। तो मामी से मतलब क्या हो गया? 8 डिग्री। 8 मामी को घुमा दो 8 डिग्री पर, यानी मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल पर कौन? मामी को घुमा दो। 8 डिग्री पर कितना घुमा? किसको घुमा दो? मामी को, मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री, 9 डिग्री पर लब वाले सिंबल को मिल लो, क्या कर लो? मिल लो, यानी मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री पर मिल लो। ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय। पाक स्टेट जलडमरू भारत और श्रीलंका, ये भी बहुत बार पूछता है। पाक स्टेट भारत और किसके बीच है? पाक स्टेट किसके किसके बीच है? किसके किसके बीच है पाक स्टेट? बता सकते हैं? बताइए पाक स्टेट किसके किसके बीच है? आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यानी हमारे जो देश है इससे कौन कौन देश सीमा साझा करता है, किस किस राज्य से जुड़ा हुआ है, कौन सा,
यानी किस किस राज्य से यानी सटा हुआ है। चलिए देखते हैं हम, ठीक है। अब है विभिन्न देशों के साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय से इंटरनेशनल लंबाई और संबंधित राज्य। सबसे पहले देखा जाए बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है ये भारत से क्या करता है? सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। यानी भारत से सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। जो बांग्लादेश है जो हमारा सीमा साझा करता है उस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। जो बांग्लादेश है कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये 5 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर, जो कि रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। दूसरा आते हैं चीन के बारे में। किसके बारे में? चीन, जो कि हम लोग हमेशा दुश्मन बोलते हैं कि दुश्मन है दुश्मन है। आज जाकर मोदी जी हाथ मिला लिए हैं कि हमसे बिजनेस करिए, ठीक है। अब हो गया, देखिए, इसलिए कि अमेरिका क्या किया? बहुत ज़्यादा टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स मार दिया है। टैक्स देगा तो भागवे करिएगा। यानी हम 2 दुकान है, एक दुकान बोलते हैं कि ये दुकान ससुरा बहुत है हमसे झाड़ा है, पता चले कि बगल वाला दुकान से बहुत महंगा देने लगा, बगल वाला सस्ता देने लगा, तो बगल वाला छोड़ के बगल वाले के पास जेबे करिएगा जो जिससे झाड़ा हुआ है। तो मजबूरी है, वही मजबूरी का फायदा अब चीन भी उठाएगा। चीन क्या है? चीन जो भारत से सीमा कितना साझा करता है? 3488 किलोमीटर। चीन भारत से कितना सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। चीन कितना सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। जो चीन सीमा साझा करता है मैकमोहन, कौन रेखा साझा कर कौन सा रेखा होता है भारत और चीन को अलग करने वाला? मैकमोहन। कौन रेखा? मैकमोहन। लेकिन इस रेखा को चीन कभी नहीं मानता है, क्योंकि पता है क्यों? उससे होता है कि दूसरे से लेते रहें, यानी हर एक जगह हर एक देशों में अपना कब्जा करते रहता है, ठीक है। मैकमोहन जिस भी राज्य से उसका सीमा साझा है वहाँ पे उसका हमेशा विवाद रहता है, ठीक है, चीन के साथ से, ठीक है। चीन कितना सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर भारत से। और ये जो सीमा साझा करता है कितना है इसका? इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन। मोहन जी आपका नाम है आगल मोहन जी, मैकमोहन। 5 ये कितने राज्य साझा करता है? 5। सबसे पहले करता है लद्दाख में सीमा साझा, लेकिन लद्दाख में क्या होता है? सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न होता है लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमेशा विवादे रहता है, खड़ा रहता है। उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अब है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है कितना, पाकिस्तान का लंबाई कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत से कितना सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान भारत से सीमा कितना साझा करता है? 3323 किलोमीटर। इसका जो पाकिस्तान है इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। कौन रेखा? रेड क्लिफ रेखा। यह 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर में हमेशा पाकिस्तान से विवादे रहता है, ठीक है। कश्मीर वाला कहता है कि जम्मू कश्मीर ले लेंगे, भारत वाला कहता है कि हम जम्मू कश्मीर मेरा है। तो भाई जम्मू कश्मीर सही में भारत का है, लेकिन ज़बरदस्ती पाकिस्तान का होता मेरा हो गया, ठीक है। क्योंकि क्या किया था, यानी जब विलय पत्र पे सिग्नेचर किए थे हरि सिंह, तो उससे पहले ही क्या कहता कुछ जगहों को छेक लिया था। उसका देन है कि आज तक उसे पाकिस्तान वाला भोग रहा है, ठीक है। अब है नेपाल। नेपाल कितना सीमा साझा करता है? 1751 याद कर लीजिए, 1751, ठीक है। यहाँ पे कोई बॉर्डर सीमा रेखा नहीं है, ऐसा ही नदी है बीच में, बात खत्म। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। यानी वाल्मीकि नगर में आप जाते हैं
तो एक 36 पाया का पुल है, ठीक, 36 पाया। 18 पाया नेपाल को दे दिया गया, 18 पाया, ताकि आप मरम्मत कराइएगा। 18 पाया इंडिया करता है, ठीक है। आधा पानी आपके पास, आधा पानी मेरे पास, दो नदियों के बीच में बांट दिया गया, ठीक है। किसके तहत? उत्तराखंड जिसे बोलते हैं, वहाँ से निकलती है गंडक, ठीक है, त्रिवेणी नहर, वहाँ से निकलती है त्रिवेणी नहर, ठीक है। अब आते हैं म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार कितना सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर, यानी भारत के साथ म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना करता है? 1643 किलोमीटर, ठीक है। इसमें भी कोई सीमा रेखा नहीं बनाया गया है। यह 4 राज्यों से लगता है म्यांमार। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। कहाँ? किससे किससे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कौन है? नागालैंड, मिजोरम, कौन है? मिजोरम, मणिपुर, कौन है? मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अब आते हैं भूटान। किसके पास आते हैं? भूटान। भूटान जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। कौन करता है? भूटान, जो कि 699 किलोमीटर। कितना करता है? अफगानिस्तान करता है, सॉरी, अफगानिस्तान सबसे कम करता है 106 किलोमीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है। अब भूटान जो है 699 किलोमीटर। कितना है? 699 किलोमीटर। 4 राज्यों से गुजरता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। जो भूटान है 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता है। 7वां आते हैं अफगानिस्तान। 7वां कौन है? अफगानिस्तान। कितना सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। कितना सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। इस जो अफगानिस्तान है ये सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। इसका सीमा रेखा निर्धारित किया गया, क्या कहा जाता है? डूरंडे। क्या कहा जाता है? डूरंडे। डूरंडे, डूरंड रेखा, जो कि एक लगा रहता है, कौन? लद्दाख। बर्फ का इलाका है, कौन लगा हुआ है? लद्दाख। कौन लगा हुआ है? लद्दाख, ठीक है। देखिए ये हम लोगों ने देखा, अगर कहा जाए पूरा, यानी भारत के साथ कितना, यानी 7 को जो देश है, ठीक है, 7 को जो सीमा साझा करते हैं, वो कितना सीमा साझा करते हैं? कितना किलोमीटर में? कितना किलोमीटर करते हैं? 15,106.7 किलोमीटर। कितना सीमा साझा करते हैं? 15,106.7 किलोमीटर। कितना करते हैं? 15,106.7 किलोमीटर। अब आते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैकमोहन जी के बारे में। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में, कौन है? उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। यानी अंग्रेजों के दौरान भारत और चीन के बीच, किसके बीच? भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह रेखा 27 अप्रैल 1914, यानी प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध के समय। कब के? प्रथम विश्व युद्ध का समय कब था? 1914 में स्टार्ट हो गया था, जो इसका निर्धारण की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। जिसे कहा गया? मैकमोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम से किया गया है। किस नाम से? सर हेनरी मैकमोहन के नाम से किया गया है। 1914 में हुए शिमला समझौता में इस दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। यानी इंडिया और चीन जो है मैकमोहन को क्या किया था? यानी दोनों सीमा साझा को स्वीकार किया था, लेकिन अब के रीजन जो आ गया, इस मैकमोहन रेखा को चीन बहुत ही कम मानता है, ठीक है। अब है रेड क्लिफ रेखा के बारे में जान लेते हैं। रेड क्लिफ जी के बारे में। रेड क्लिफ रेखा विभाजन, क्या है? विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई कि सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाएगी। सीमा किस नाम से जानी जाएगी? सीमा को किस नाम से जाना जाएगा? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाएगा। यानी कौन सा सीमा? रेड क्लिफ जी को। रेड क्लिफ जो रेखा है किसको है? लाल खतरा पाकिस्तान के साथ, जो कि पाकिस्तान है, और किसके साथ है?
बांग्लादेश के पास भी रेड क्लिफ के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन रेड क्लिफ बांग्लादेश के साथ इसलिए कहा गया क्योंकि वो बाद में क्या है, वो पाकिस्तान के साथ किया तो रेड क्लिफ कहा गया जाने लगा। ठीक है, यानी रेड खतरा पाकिस्तान के साथ, इसलिए क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन, क्या है, बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। इसी के नाम पर क्या रखा गया था, रेडक्लिफ रेखा नाम रखा गया था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काराकोरम क्या है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। किसे, काराकोरम श्रेणी को किसे जाना जाता है, काराकोरम श्रेणी को। ठीक है, अब भारत को एक दृष्टि में देखते हैं, भारत को एक नज़र में देखते हैं। एक छोटा छोटा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार ये इससे क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, अब देश है भारत, यानी हम लोग देखेंगे भारत इंडिया के बारे में। इंडिया का अन्य नाम कौन है, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। कितने नाम हो गए, 5, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक है, भौगोलिक स्थिति अगर कहा जाए, इंडिया का जो भौगोलिक स्थिति है कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी भारत से भौगोलिक स्थिति क्या है पूछा था, तो कितना लड़कियां लोग इधर उधर मार के आया, तो कहाँ है, पूरा देश के उत्तरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब है अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय का है तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। यानी अक्षांशीय विस्तार का है तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब देशांतरीय विस्तार, क्या है, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब ज्यामितीय आकार, क्या है, ज्यामितीय आकार। ज्यामितीय आकार कैसी है, चतुष्कोणीय। ज्यामितीय आकार कैसी है, चतुष्कोणीय। ज्यामितीय आकार कैसी है, चतुष्कोणीय। अब है मानक समय। ठीक है, इंडिया का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के समय यानी ग्रीनविच के मध्य से 5.5 घंटा आगे है। यानी मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के नैनी, क्या है, प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर का समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के 5 राज्यों, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यूपी एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, यूपी एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, ऊपर से नीचे कर लीजिए। अब आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे कितना है, 3214। पूरब से पश्चिम कितना है, 2923। उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 और पूरब से पश्चिम कितना है, 2933 है। ठीक है, स्थलीय सीमा कितना समय साझा करता है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। यानी अगर कहा जाए स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा कितना साझा करता है, 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा कितना साझा करता है, 11,098.81 किलोमीटर। यानी जलीय सीमा कहे तो 11,098.81 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा
समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक कहा जाता है कि आपका ये क्षेत्र रहेगा। यानी प्रादेशिक जल सीमा कितना है, समुद्री तट से 12 किलोमीटर कितना रहता है, 12 समुद्री मील होता है कि उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अब है संलग्न क्षेत्र। क्या है संलग्न क्षेत्र? प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, यानी संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितना, 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक। अब है अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील, कितना है, 200 समुद्री मील तक है। अन्य जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। अब है जलवायु। क्या है जलवायु? मानसूनी जलवायु है। जलवायु कैसी रहती है? यहाँ पे इंडिया में मानसूनी जलवायु है। कैसी है? मौसम के तहत क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है कोई बताएगा? कमेंट में बता दीजिएगा, हम भी बता दे रहे हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। आप भी कमेंट बताइएगा कि कितना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4% है। पूरा वर्ल्ड के कहा जाए, धरती का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का कितना क्षेत्र है अगर कहा जाए तो कितना है? 2.4% में पूरा इंडिया समाया हुआ है। कितना है? 2.4% पूरा इंडिया समाया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विश्व में सबसे पहला स्थान है रूस का और 7वां स्थान है भारत का। ठीक है। अब है कुल जनसंख्या। क्या है? कुल जनसंख्या 1,21,8 करोड़ 8,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जनगणना नहीं जारी किया गया, लेकिन अनुमान से कहा जाता है 140-50 के बीच, 140-50 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है, जो कि अभी जारी नहीं किया गया रिपोर्ट। ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? द्वितीय, जो कि प्रथम कौन है? चीन है। अगर अभी आंकड़ा आएगा तो कौन हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रथम। लेकिन आंकड़ा नहीं आया है। पुरुष जनसंख्या। क्या है? पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 32,17,258 करोड़ है। यानी इंडिया का जो जनसंख्या है कितना है? 17,32,58 है। यानी पुरुष जनसंख्या कितना है? 62,32,17,258 है। किसका? पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या कितना है? 58,75,84,719 है। अब एक ग्रामीण जनसंख्या के बारे में जानते हैं। 83.37 करोड़ है। 83.37 करोड़ है, जो कि 68.8%, जो कि अभी इसका आंकड़ा घट गया है क्योंकि शहरीकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ हो गया है। यानी शहरी जनसंख्या कितना होगा? 37.71 करोड़ हो गया। 31.16%। 31.16%। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64%। 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.5% के आसपास। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 17.5% के आसपास हो गया 2001 से 2011 के बीच में। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 9.943 प्रति हजार पुरुषों पर। यानी भारत की लिंगानुपात का आ जाए तो 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात कहे तो 918 प्रति हजार पुरुषों पर है। कितना? 918। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इंडिया में साक्षरता दर कहा जाता है कितना है?
74.04%। यानी साक्षर कहा जाए, साक्षर सिर्फ आप सिग्नेचर भी कर देते हैं तो आप साक्षर कहलाते हैं। 74.04% है। अगर कहा जाए पढ़ा लिखा, अगर सही में कहा जाए पढ़ा लिखा इंडिया में तो कितना मिलेगा? 25 से 30% बहुत है। क्योंकि पता है आधा ना तो छोड़ा मोड़ा पढ़ा देता है आदमी, कह देता कमाने जाओ, यही होता है। क्योंकि यहाँ पे उतना अथी नहीं है। सबसे तो गैल गुजरा बिहार है हम लोग का, जो कि कहता है कि ये है बिहार से या IPS PPS निकलता है, घंटा कुछ नहीं होता है। सब जो बाहर में रहकर वहीं पढ़ता है, बाहर में गया पढ़ा लिखा वहीं से, तो बिहार का है तो नाम हो गया कि बिहार का है, बिहार से बना है। अब पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14% है। पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14% है। महिला साक्षरता कितना है? 65.46% है। महिला साक्षरता कितना है? 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है? 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.5% मान के चलिए। अनुसूचित जाति कितना है? 16.5%। कितना है? 16.6% है। यानी 20,13,78,086 है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034। कुल जनसंख्या का 8.5% के आसपास है, 8.6%। अनुसूचित जाति कहा जाए कितना प्रतिशत है? 10,42,81,034 है, जो कुल जनसंख्या का 8.5% है लगभग। अब आइए यहाँ पे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7% है। अगर कहा जाए भारत में पर्वत का विस्तार तो कितना है? 10.7% है। ठीक है। पूरा क्षेत्रफल का 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 18.6%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 18.6%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7 है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। अब है समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्य स्थित है। कितने राज्य? 5 राज्य। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्य हो गए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ कौन? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है? उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य के शासित प्रदेश कितना है? 18। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 18। यानी इंटरनेशनल सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 18। सब मिला कितना है? 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना है? 23। कितना है? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 970। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? 970 है, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है? 970, 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? 13। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। इसका नाम हमको भी नहीं याद आ रहा, हाथी का वैज्ञानिक नाम है लेकिन। ठीक है। अब राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइगस बेंगालेंसिस। यानी राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
बेंगालसिस यानी फाइकस बेंगालनसिस फाइकस बेंगालनसिस है। अब राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। यानी हमारा बिहार के लौरिया एक जगह है पश्चिमी चंपारण का, ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा तो भी वहाँ अशोक स्तंभ पड़ा, अशोक स्तंभ वहाँ पे खड़ा है एक, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ जिसे बोलते हैं। राष्ट्रीय गान कहाँ है? जनगण मन। यानी राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। राष्ट्रीय गान कौन है? जनगण मन। रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय भाषा क्या है भारत का? हिंदी। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय भाषा। तो कौन है? हिंदी। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरिक। यानी राजकीय भाषा का मतलब है कि हर एक राज्य में आपका हिंदी चलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित नहीं किया गया, क्योंकि अगर राष्ट्रीय भाषा कर दिया जाएगा तो हमेशा विवाद का घड़ी होगा, क्योंकि कोई कहेगा मेरा भाषा सही है, कोई कहेगा मेरा भाषा सही। इसलिए क्या बनाया गया? राजकीय भाषा, राज्यों का भाषा एक रख दिया गया हिंदी, ठीक है। जिस तरह अमेरिका क्या करता है, एक इंग्लिश रखा है कि इंग्लिश में कोई भी अगर अदर देशों से कॉन्टेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका डॉलर मजबूत रहता है, ठीक है। राजकीय भाषा इंडिया का क्या है? हिंदी। राष्ट्रीय लिपि कौन है? देवनागरिक। कौन है? देवनागरिक। अब राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। यानी भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन है? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। यानी राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। यानी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है। अब पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, मोहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। यानी पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु यानी कराईकल, केरल यानी माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। यमन राज्यों में स्थित है। ठीक है। अब आते हैं भौतिक विभाजन। क्या है? भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन। भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड। यानी भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। यानी भारतीय उपमहाद्वीप है जो किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड। किसका है? गोंडवाना लैंड। किसका है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों में संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। किस दिशा में? उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। यानी भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर क्या करता है? विस्थापित होता है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होता है। उत्तर दिशा की ओर भूखंड जो है, भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर क्या होता है? विस्थापित होता है। उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होता है। अब
संरचना, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी भूगर्भिक क्या है? भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत का मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया हिमालय पर्वतीय। कौन हो गया? हिमालय पर्वतीय। दूसरा है उत्तर का मैदान। दूसरा कौन हो गया? उत्तर का मैदान। तीसरा हो गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। पहला हो गया हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। पहला कौन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हो गया उत्तर का मैदानी क्षेत्र। दूसरा कौन हो गया? उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा कौन हो गया? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। 3 को हो गया। ठीक है, यानी भूभाग की संरचना की दृष्टि से भारत के मुख्य भूमि को कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। वे भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। यानी हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण के आयु के आधार पर। ठीक है, अब है पहला इस भाग यानी 1 2 3 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र। बृहत हिमालय यानी महान हिमालय। बृहत हिमालय क्या बोलते हैं? महान हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय को तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय यानी महान हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, अब है बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र। बृहत हिमालय या महान हिमालय। बृहत हिमालय या महान हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये क्या है? 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। ठीक है, अब है हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? कौन है? बृहत हिमालय है। यानी हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। किससे हुआ है? समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? बृहत हिमालय। कौन है? बृहत हिमालय या महान हिमालय। बृहत हिमालय या महान हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। यानी उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय देश कौन सा है? शिवालिक। यानी हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का प्रदेशीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस रचना का उदाहरण है? कौन है? गिरिपद की स्थिति का। किसका है? गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस रचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। किसका है? गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। यानी शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना है? 600 से 1200 मीटर है। कितना है? 600 से 1200 मीटर है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। अब आते हैं लघु हिमालय। कौन है? लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। किसके बीच है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच है लघु हिमालय। लघु हिमालय किन श्रेणियों के बीच है? महान हिमालय और शिवालिक। देखिए इधर हो गया महान हिमालय, इधर हो गया शिवालिक। दोनों के बीच में कौन है? लघु। कौन है? लघु हिमालय। लघु यानी इधर हो गया महान, इधर हो गया शिव जी। कौन है महान? महान है शिव जी महान। बीच में कौन है? लघु। जो शिव जी जो महान है तो बीच में क्या हो गया? छोटा ही होगा ना, तो वही हो गया शिवालिक और महान के बीच में कौन आता है? लघु हिमालय। ठीक है, जैसे भी याद कर ले।
एक फंदा बताए थे कि कहीं याद हो जाए। अब है हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नवीनतम यानी नई वाली, यानी हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? शिवालिक। यानी पता है पहले शिवालिक नहीं थी, बाद में नया नया नाम रखा गया, कौन? शिवालिक। शिवबालिक, शिव जी के वालिक। यानी हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ पे ताप्ती। कौन है? नर्मदा। कौन है? नर्मदा। नर्मदा, ठीक है। इधर है ताप्ती। कौन है? ताप्ती। दोनों के बीच में कौन है? सतपुड़ा। यानी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। 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 नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन है? सतपुड़ा है। कौन है? सतपुड़ा। सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन है? सतपुड़ा। अब देखते हैं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। यानी बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? कम है। अब है उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। यानी उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस राज्य में किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। यानी उत्तराखंड के पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाए जाते हैं। किस भाग में? तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। क्या है? वन। 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 पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मुख्य प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। यानी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 6000 से 5700 मिलियन वर्ष है। 6000 से 5700 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अब है अरावली। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अपशिष्ट पर्वत है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अपशिष्ट पर्वत। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अपशिष्ट पर्वत है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर केरल में। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर केरल है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में। तमिलनाडु एवं केरल में किसका है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है। अब है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। यानी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। किसके मध्य? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य में। अब है सेवराय पहाड़ियाँ। क्या है? सेवराय पहाड़ियाँ
किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पहाड़ी पर कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन 86 से 11 मीटर। कितना है? 86 से 11 मीटर। यानी भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की कहे तो सर्वोच्च चोटी कौन हो जाए? गार्डविन ऑस्टिन 86 से 11 किलोमीटर। अब भारत में कहे तो कंचनजंगा, भारत में कहे तो कंचनजंगा। ठीक है। अब है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यानी ये सुनिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। और भारत में कहे, क्या कहे? भारत में सबसे भारत में सबसे ऊंचा कहे तो सर्वोच्च, मैंने सर्वोच्च कहे तो पर्वत कौन हो जाएगा? पर्वत कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। भारत में कहे तो कंचनजंगा। आप भारत की कहे तो K2। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। यह था विश्व की सर्वाधिक तीव्रता ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख में श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अच्छा, इसी चैप्टर का सब है। चलिए थोड़ा सा और है, इसमें देख लेते हैं। ये देखिए, जो पठार है, भारत का भौगोलिक विस्तार है, पठार ये सब है, आप देख सकते हैं कैसे है, छोटा छोटा दिख रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं विस्तार से। अब है माना दर्रा उत्तराखंड के किसे जोड़ता है? माना दर्रा है किसको जोड़ता है? तिब्बत से। यानी माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। माना दर्रा जो है उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। यानी नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? अवस्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि कितना? 1722 मीटर राजस्थान, 1722 मीटर राजस्थान में है। अब हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। यानी हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। किस देश में स्थित है? म्यांमार में। अब है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। किसके मध्य है? धौलाधर और पीर पंजाल। यानी कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य है। कहाँ है? नीलगिरी। यानी पालघाट कौन है? पालघाट किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। किसके मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई। नाथुला दर्रा क्या है? नाथुला दर्रा किन राज्यों में स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? किसमें? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अब है उत्तराखंड में कोनधारी वनों है, छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तराखंड में कोनधारी और छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या प्यार के नाम से घास को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। अब है पूर्वी हिमालय में औसतन हिम रेखा 3500 कितना है? 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर, कितना मीटर? 3500 मीटर, और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है।
अब है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन है, ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन में, जो कि चीन उस पर कब्जा किया हुआ है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? यानी चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? पैलियोजोइक महाकल्प में स्थित हुए थे। अब है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। यानी अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। यानी अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अब है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। भारत का औसत समुद्र तल किस तट के नाम से जाना जाता है? मुंबई से जाना जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर है। कितना है? 11,098.81 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात का। किस राज्य का तटीय सीमा सबसे अधिक है? गुजरात का। कितना? 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। यानी भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा संलग्न है? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब है भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन और दीव है। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, जो कि भारत के तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। रत्नाकर नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर का। किसका है? हिंद महासागर का। अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। अब है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कमोरिन। यानी कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कमोरिन के नाम से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। कौन है? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 572 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 572। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अभी हम शुरू में ही बताए थे। अंडमान निकोबार किसको करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है। अंडमान और निकोबार क्या करता है? बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप।
श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के निकट है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। राम सेतु कौन है? राम सेतु कहाँ से प्राप्त होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ से प्राप्त होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ से प्राप्त होता है? धनुषकोडी से प्राप्त होता है। अब लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? कौन है? लक्षद्वीप। यानी भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आती है। यानी मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के क्या होता है? श्रेणी में आती है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप स्थित है। कौन द्वीप है? रामेश्वरम पंबन द्वीप। यानी भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप। कौन है? पंबन द्वीप स्थित है। अब द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। यानी द्वीपों पर बसा हुआ द्वीप कौन है? द्वीप पर बसा हुआ सबसे बड़ा भारत का बड़ा नगर कौन है? मुंबई। किस पर मुंबई बसा है? द्वीप पर बसा है। किस पर बसा है? द्वीप पर। कोरी क्रीक क्या है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान। क्या? भारत और पाकिस्तान। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में। किस में स्थित है? पीर पंजाल में। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है। मिजोरम क्या है? मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मलेसिस बेसिस। क्या? मलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये सब हमारा दर्रा हो गया। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा कौन है? उमलिंगला। कौन है? उमलिंगला। और बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा कौन है? जोजिला। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का यांगजी दीवान जो कि 58 से 90 मीटर है। ठीक है। अब सतलज क्या? सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी सतलज एवं सिंधु क्या है? सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम को जाना जाता है। सतलज या सिंधु के मध्य स्थित हिमालय भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगला जो है क्लाइमेट है। क्या है? क्लाइमेट जलवायु, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।